Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stock declined around 1%. Sensex closes below the 61,000 mark. Nifty settles near 18,100 level. Rupee weakens by 34 paise against the US dollar. Global shares log losses and Brent crude prices rise to trade above $87 per barrel. घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 1% की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 61,000 के स्तर से नीचे आ गया। निफ्टी 18,100 के करीब हुआ बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 34 पैसे की गिरावट। वैश्विक शेयर बाजार मंदी में रहे और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $87 प्रति बैरल के ऊपर जा पहुंचा। इससे पहले कि हम रुक करें शेयर बाजार का, हम कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहेंगे और स्वागत करना चाहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन जी का। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। थैंक यू सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ अर्जुन चौधरी बता चुके हैं। हम शेयर बाजार की स्टोरी से शुरू करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज हुई। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक मंदी में रहे। सेंसेक्स 61,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ और निफ्टी 18,100 के करीब बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% की मंदी से 554 अंक कम होकर 60,755 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.07% की गिरावट से 195 अंक टूटकर 18,113 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां गिरावट और भी तीव्र थी। मिड कैप सूचकांक 2.2% लुढ़क गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.92% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today witnessed losses of around 1%. Both stock indices fell amid negative global cues. Sensex closed below the 61,000 mark, while the Nifty settled near 18,100 level. BSE Sensex declined 554 points, a 0.9% to finish at 60,755. NSE Nifty also fell by 195 points, 1.07% to end at 18,113. In the broader market, at the BSE, the mid-cap index plunged to 2.2% and the small-cap index declined 1.92%. In the Sensex pack, shares of 7 companies climbed while 23 fell. Axis Bank was the top gainer as it surged 1.8%, followed by HDFC Bank and ICICI Bank. Both gained 0.5%. On the other hand, Maruti plunged 4.1%, Ultra Tech Cement declined 3.8%, Tech Mahindra fell 3.5% and HCL tumbled 3.1%. In sectoral indices, 18 out of the 19 sectors declined except BankX, which gained 0.2%. Basic materials sector was the top loser as it tumbled 2.8%. Realty and telecom sectors plunged 2.6%. Auto and metal both declined 2.3%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,368 companies gained, while shares of 93 companies remained unchanged. और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 34 पैसे कमजोर होकर 74 रुपए 58 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती नापने वाला डॉलर सूचकांक 0.15% बढ़कर 95.40 पर था। सुषमा जी, पिछले 4 सप्ताहों से हम देख रहे हैं लगातार साप्ताहिक तेजी बनी हुई है बाजार में। आज हमने 500 अंकों से अधिक की जो गिरावट देखी है, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? क्या स्थिति देखती हैं बाजार की? देखिए, मेरे ख्याल में जो आज की जो स्थिति है वो प्रॉफिट टेकिंग के यू कैन सी इट इन दैट लाइट, क्योंकि अभी जो बुल रन चल रहा है, ये बजट से पहले हमेशा वॉलेटिलिटी होती है और लेकिन इस बार ज्यादा ही ये जो प्री बजट रैली चल रही है बहुत ज्यादा ही तेज चल रही है और ये इसलिए है कि क्योंकि बजट आ रहा है, ये काफी एक्सपेक्टेशंस है बजट से कि जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर सेक्टर्स हैं इस वक्त,
उनको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी और काफी कुछ ये जो वित्त मंत्री काफी फोकस करेंगे कि जो सेक्टर्स को उन्होंने छोड़ दिया था ये रिलीफ पैकेजेस में पहले, उनके ऊपर नजर लगाई जाएगी और उनके ऊपर फोकस किया जाएगा कि वो वापस मेन स्ट्रीम में उनको लिया जाए। तो ये काफी जो है बिल्कुल जो आशाएं लगी हुई हैं बजट के ऊपर, उससे ये मेरे ख्याल ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है। Sushma, macroeconomic factors are being cited as the a correction in the market today after it rose the day before. The 10-year U.S. Treasury yield has jumped to 1.83%. Apparently, it's its highest point in 2 years, and a rise in oil prices. At the same time, the yield on Indian bonds is now down by 0.2%. So I also want to ask a related question because AMFI, which is the Association of Mutual Funds, they are talking now about not just an equity-linked saving schemes, but also a debt-linked saving schemes. Is there any correlation between the bond market and the equity market, and how do you see the U.S. Treasury yields being linked to what's happening in our markets equity-wise? No, that's a very long question, Arjun. But I think the most important thing right now is that in the American market, you are seeing the rise in bond yields. This is due to the fact that the U.S. Federal Reserve is thinking of going ahead with increase in interest rates sooner rather than later, and they are faced with the prospect of inflation, which has never been as high for several decades. I mean, in the United States, you see inflation for many years has just been about 1 to 3% is the kind of inflation that you see in developed countries, and now suddenly it is at the rate of 6 to 7%. So the Fed is looking at that, and therefore they are thinking in terms of clamping down on this easy money policy that has been taking place. So there, of course, there are different factors at play. In India, of course, the impact of the decision of the Federal Reserve has already taken place. You have FIIs withdrawing money from the market, and you have this element of some concern over FIIs going. At the same time, we have domestic investors who have stayed in the market. Our bull run continues. This pre-budget rally continues. And, you talked about the focus on bond yields. I think the most important factor right now is the fact that despite when you talk about the fundamentals of the economy, despite the fact that we have a third COVID wave going on just now, and you have movement curbs which have been imposed all over the country in different ways, and these have impacted both industry and supply chains all over the country. So even then, and of course now ratings agencies, even the government itself, they are lowering their the projections of growth for the current fiscal. So despite that, the rise in or rather the continuation of this rally is interesting because it shows that the market is anticipating that they are seeing this particular COVID wave as perhaps a temporary blip on the horizon, and that there is going to be a potential for higher growth going forward. So I think that is really the larger picture. So, सुषमा जी, जैसे आपने कहा कि यूएस में जो उनका एक टारगेट होता था इन्फ्लेशन का, वो 2% होता था. दे यूज्ड टू एस्पायर कि हमारी इन्फ्लेशन बढ़कर 2% पर पहुंच जाए, और अब 7% पर पहुंची हुई है. उसके कॉन्ट्रास्ट में भारत में जो आरबीआई का वो है रेंज, उसके विद इन ही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ये देखते हुए आपको लगता है कि आरबीआई की जो पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल, लचीली ही बनी रहेगी, और अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते भी हैं, जिसकी स्ट्रांग इंडिकेशंस हैं यूएस में, आरबीआई आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मेंटेन करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ाएगा इंटरेस्ट रेट्स, या आपको लगता है कि यहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है हम आशा कर सकते हैं कि लूज बनी रहेगी?
मेरे ख्याल में ये आरबीआई हमारी डोमेस्टिक फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स तो देखेगी, लेकिन हमारे इस वक्त जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं उसमें ग्रोथ का जो सिनेरियो है वो पहले देखना है। आरबीआई शायद पहले देखेगी। अभी तक पिछले महीने तक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद आरबीआई अगले एमपीसी मीटिंग में शायद वो बढ़ा देगी इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन ये जो अब तीसरा दौर आया है कोविड का, इसकी वजह से जो फिर से थोड़ी बहुत स्लो डाउन हुई है हमारी आर्थिक वृद्धि में, उसको देखते हुए मेरे ख्याल आरबीआई फिर से ग्रोथ के ऊपर फोकस रखेगा। हालांकि हमारी भी, जैसे आपने कहा, इन्फ्लेशन की जो तकलीफ है हमारे देश में भी है, और मेरे ख्याल में वो फिर भी अकोमोडेटिव स्टैंस उनका रहेगा इस बार। Sushma, you've seen the auto index, in fact, come down by 2%. Let me just take this question after a short break, and please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back to Market Mantra, and we're joined by our expert Sushma Ramachandran. Sushma, I was asking you about the auto index, which fell by 2%, and this is primarily because of regulatory changes in terms of the safety norms, airbags requirements in passenger vehicles. But that has led to some frontline auto stocks falling by as much as 3 to 4%, even though the overall index fell by 2%. How do you see auto sales and the auto industry recover, especially post-COVID and in this third wave also? Well, first of all, the automobile industry has rebounded very well from the various COVID waves, and even despite the third wave, demand is still extremely high. There are certain problems, however, that the automobile industry is facing. First and foremost is the shortage of chips, semiconductors, which is a global shortage, which is affecting the automobile industry here. So, although demand is strong, the automobile industry has not been able, especially the passenger car sales, have not been as high as they would have liked, simply because they're not able to meet the demand because of this chip shortage. The second issue that is worrying the industry is, of course, the push that the government is doing in terms of electric vehicles, and they are the government is trying to bring in regulations to try and ensure that we slowly sort of transition. Of course, it's going to take many, many years, but, we do transition. We begin because globally, if you see, the automobile industry is moving towards electric vehicles. Now, coming finally to this issue of airbags, and I think this is something which is unfortunate that the industry is taking it in such a negative way, when all over the world they are automatically providing airbags to both the front seats and the rear seats. And I think a lot of to-do is being made over the fact that the government has mandating it. And I think it's actually a shame that the private sector industry should be forced to be mandated by the government. But even in other countries, they are, in a sense, mandated because there are certain insurance guidelines, there are safety guidelines which they have to follow. So I think this is something that is probably a temporary phenomena, and the concerns that the industry are raising, I think, are certainly not warranted. सुषमा जी, एक और सेक्टर है जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, बैंकिंग सेक्टर। अभी जो हालिया रैली है उसमें हमने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्मर रहा है, हालांकि पिछले साल वो अंडर परफॉर्मर था, और आज भी अगर हम देखें तो बैंकेक्स ही एकमात्र सेक्टर है जिसमें बढ़त हुई है, हालांकि हल्की सी बढ़त है 0.2% की। सो बैंकिंग सेक्टर की स्थिति आप कैसे देखती हैं, कितनी मजबूत है और क्या चैलेंजेस हैं?
देखिए, इस वक्त बैंकिंग सेक्टर की स्थिति काफी मजबूत है। जो स्थिति इनकी 1-2 साल पहले थी कि भाई बहुत ज्यादा एनपीएस थे, बहुत ज्यादा इनकी ब्लीडिंग चल रही थी बैंकिंग क्षेत्र में, वो बिल्कुल बदल गया है। सिनेरियो हैज चेंज्ड, द लेवल ऑफ एनपीएस हैज बीन ब्रॉट डाउन, और जो सरकार ने जो रीऑर्गेनाइजेशन बैंक्स का किया है, और जो मतलब कोशिश की जा रही है कि और भी रीऑर्गेनाइजेशन कर दे। कुछ बैंक आइडेंटिफाई हो गए हैं इसके लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए। वो खैर 2-3 बैंक्स हैं, लेकिन फिर भी एक डायरेक्शन दिखाई दे रहा है कि रिफॉर्म इस मामले में कर रहे हैं। तो काफी इसकी स्थिति अच्छी है, और मेरे ख्याल क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी रिफॉर्म मेजर्स किए हैं, एक ये भी वजह है कि मार्केट देख रही है कि आने वाले दिनों में और मजबूती आ जाएगी बैंकिंग क्षेत्र में। Sushma, we saw profit booking in IT and the metal indices. IT companies have shown a good quarterly earnings reports. What about the metal stocks? They have been overhyped, overbought, overvalued. Would the net profitability justify it? Well, metals, the demand, again, this is an area where the global demand has risen, tremendously. Especially, it has been a demand that has risen just like semiconductors. Metals also the demand. Once the slump due to the COVID waves had occurred, suddenly the demand became very high. And therefore, the requirement from countries, for instance, like China, rose. And that is one of the reasons that, metal shares have gone up, the stocks have gone up, because demand has gone very high. So I think this is something that will stabilize, in the days to come. तो सुषमा जी, आपको लगता है कि ये वाली जो वेव है, जो करंट वेव है अभी ओमिक्रॉन की, उसकी जो इकोनॉमिक क्षति है वो उतनी गंभीर नहीं होगी जैसा हमने फर्स्ट वेव में देखा और कुछ हद तक सेकेंड वेव में? हाँ, लगता तो यही है। अगर हम बिल्कुल इमीडिएट जो प्रोस्पेक्ट ये है कि अगर आप देखें जैसे दिल्ली और बॉम्बे में अभी ये इसकी जो पीक जो है लगता है कि पहुंच गई है, क्योंकि नंबर्स कम हुए हैं। हालांकि बात ये भी हो रही है कि शायद टेस्टिंग कम हो गई है, लेकिन इवन देन नंबर्स काफी कम हो गए हैं, और लगता है कि वेव इसकी थोड़ी टाइम स्पैन इसका कम होगा। अगर टाइम स्पैन कम होगा तो फिर मूवमेंट कर्व्स मतलब ये लिफ्ट हो सकते हैं, और जो नॉर्मल हमारी इंडस्ट्रियल कमर्शियल ऑपरेशंस वो फिर से शुरू हो सकती है। तो लगता तो यही है कि इसका असर इतना नहीं होगा, लेकिन असर तो होगा, ये तो हम कह सकते हैं। Sushma, the FIIs turned net sellers, and that's being cited as a reason why there was volatility in the market today, which went up by 6.35%. The rupee is also weakened by 34 paise. Would you correlate these two and give us a brief response? Yes, of course, FIIs, as I mentioned earlier, this trend is going to continue, and we have to live with it, because that loose money policy is going to be brought to a halt by in the US. Sorry, what was the other part of your question? Well, FIIs being net sellers and the rupee weakening as well in today's trade. Rupee weakening, sorry. So yes, of course. So rupee weakening also is partly due to this factor, but one of the major factors is the hardening, the appreciation of the dollar, as well as the fact that crude oil prices have gone up so high, and therefore, dollars are being bought for this reason, and therefore, there is pressure on the rupee, and this is something that that is very difficult to avert at this point of time, right, unless the RBI steps in a big way. Well, we're heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है।
हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। सुषमा जी, आपकी संक्षिप्त सी टिप्पणी चाहेंगे। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में कोविड पीरियड में सामने आए हैं, इतने सारे फोलियोज खुले हैं और उनके द्वारा बहुत एक बल मिला है बाजार को। जब FIIs ने विड्रॉ भी किया तो उन्होंने बाजार को संभाला। आपको लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? बिल्कुल कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम अदर एसेट क्लासेस एंड दे हैव कम टू इक्विटी, और उनको यहाँ पर इतने अच्छे रिटर्न्स मिले हैं पिछले 5 साल से नहीं, सिंस 2020 मार्च 2020 से उनको इतने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, और ये काफी नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स बन गए हैं, तो मेरे ख्याल में दे आर गोइंग टू स्टे इन द मार्केट एंड स्टे इन्वेस्टेड। In more news, the World Economic Forum's 5-day online Davos Agenda Summit began on Monday with Prime Minister Narendra Modi delivering the State of the World special address on Monday at 8:30 p.m. IST via video conference. The virtual event will commence on January 17 and continue till January 21st. It will also be addressed by Chinese President Xi and several heads of state, including Japanese Prime Minister Kishida Fumio, European Commission President Ursula von der Leyen, Australian Prime Minister Scott Morrison, Indonesian President Joko Widodo, Israeli Prime Minister Naftali Bennett, the Chinese President Xi Jinping, among others. The week-long digital summit began with a special address by Jinping on Monday, followed by 2 virtual sessions, the first on COVID-19 and the second on technology cooperation in the 4th Industrial Revolution. और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हाल में 160 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जाने की उपलब्धि भी हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में भारत ने 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया है। देश में सुधार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक आर्थिक विशेषज्ञों ने भारत के फैसलों की सराहना की है। उन्होंने और भी कई उपलब्धियों का जिक्र किया अपने संबोधन में। उन्होंने हमारे जो डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पे इतनी ज्यादा पेमेंट्स हुई हैं उसकी बात की। विश्व के यूनिकॉर्न के संबंध में हमारा जो दर्जा है वो 3रे नंबर पर पहुंच जाना, 3रा सबसे बड़ी संख्या यूनिकॉर्न की हमारे देश में, इसकी बात की। कारोबार में जो आसानी उपलब्ध कराई है सरकार ने, भारत ने कॉर्पोरेट कर की दरों में जो कमी की है उसकी बात की, और इनोवेशन जो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा है उसकी बात की। PLI योजनाओं की बात की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की जो 14 क्षेत्रों में लागू हुई है, $26 अरब की। सुषमा जी, अगर हम भारत की उपलब्धियों को देखें इन 2 वर्षों में, आपको लगता है कि शायद जो कोविड का जो एक था पीरियड वो अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया हमारे देश ने? बिल्कुल। एक ही अगर आप चीज लें, जैसे यूनिकॉर्न्स की बात की प्रधानमंत्री ने, अब इस वक्त जो हमारे यूनिकॉर्न्स अगर आप देखें 2020 में शायद 11 या 12 नए यूनिकॉर्न्स बने, लेकिन 2021 में 42 नए यूनिकॉर्न्स बने। यूनिकॉर्न क्या है? जिसकी मार्केट कैप जिसकी वैल्यू है $1 बिलियन, मिनिमम $1 बिलियन, तो वो यूनिकॉर्न कहलाया जाता है। तो हमारे 42 ऐसे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बने हैं और इस साल भी काफी सारे, इससे ज्यादा शायद बनने वाले हैं। तो ये जो आपने कहा अपॉर्चुनिटी, हाँ बिल्कुल अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया है हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने, और ये भी काफी युवा एंटरप्रेन्योर्स ने ये स्टार्टअप्स में काम किया है। तो हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा। इनफैक्ट आपने स्टार्टअप्स की बात की तो स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में 500 थी और अब 60,000 से अधिक है। हाँ बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये एक बैकबोन है हमारे अब इकोनॉमी की? शायद अभी इसको शायद बैकबोन नहीं कह सकते, लेकिन इट इज बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये बढ़ने वाला है।
और हम पहले तो ये लोग कहते थे कि भाई सिलिकॉन वैली में ही इनोवेशन और इनोवेटिव आइडियाज हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे देश में भी ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी बहुत अच्छी इनोवेटिव आइडियाज हैं, और जो विश्व भर की जो वेंचर फंड है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, तभी तो ये यूनिकॉर्न्स बने हैं। क्योंकि जब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा तब तक आपकी कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ये चीजें हैं, ये मतलब बिल्कुल इट शोज कि हमारी इकोनॉमी कोविड के इन स्पाइट ऑफ कोविड इट इज वेरी डायनामिक। आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अधिकांश एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था। सरकारी बॉन्डों पर ब्याज दर महामारी से पहले के स्तरों तक बढ़ जाने के बाद अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि की गति तेज हो जाने की संभावना के लिए निवेशक सतर्क दिखे। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.9% की गिरावट में रहा और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.4% की मंदी दर्ज हुई। जापान का निक्केई 0.3% के नुकसान में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% की बढ़त में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी दिन के कारोबार में गिरावट का रुख था। फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स दोनों 1% के नुकसान में थे और लंदन का फुटसी 0.5% की गिरावट पर था। अमेरिका के बाजार सोमवार को मार्टिन ल्यूथर किंग डे के उपलक्ष्य में बंद थे। Moving on to the oil market, Brent crude oil prices today logged gains of around 1% to trade above $87 per barrel in intraday trade. Brent crude was trading around $87.30 per barrel, while WTI crude prices were at $84.90 per barrel when reports last came in. Very briefly, what is the state of our strategic oil reserves and how do we hedge against a rise in spot prices? Well, the state of our strategic oil reserves is very good because we did top them up in 2020 when prices had crashed. So that's a very good position. In fact, we had released some of our reserves last month in response to the American plea to bring down, prices, to bring down world prices. But now, of course, much depends on, prices have gone back up once again. So it is an area of concern. आइए चलते चलते कीमती धातुओं पर एक नजर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना बिना किसी खास बदलाव के 47,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी अपने पूर्व स्तर के करीब 61,900 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य मामूली गिरावट के साथ $1,813.80 प्रति आउंस पर था और चांदी भी हल्की गिरावट दर्ज करती हुई $23 प्रति आउंस पर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। आप शामिल हुई, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी आपका। Thank you, Sonu. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks declined around 1%. Sensex closes below the 61,000 mark. Nifty settles near 18,100 level. Rupee weakens by 34 paise against the US dollar. Global shares log losses and Brent crude oil prices rise to trade above $87 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra